नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम पढ़ रहे थे ऋग्वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक काल के बारे में। आज पढ़ेंगे हम उत्तर वैदिक काल के बारे में। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आपके लिए थोड़ी सी मेहनत हम करें, थोड़ा सा आप सपोर्ट दिखाइए और आप थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जिससे थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो हमने जो पढ़ाने का तरीका बताया कि पहले हम आपको पूरा पढ़ा देते हैं थ्योरी में। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये कंप्लीट होगी आपको ट्रिक्स भी लाएंगे, क्योंकि होता है ना कि यहाँ का मुखिया ये क्या कहलाता है, कुरब किसे कहते हैं और कौन से देवता प्रमुख थे किस काल में। इस तरह की ट्रिक्स होती है ना कि भूल जाते हो। एक बार तो मज़ा आ जाता है कि हाँ पढ़ लिया, सब आ गया, फिर नहीं होता। तो उसका भी हमने तरीका निकाला है ट्रिक्स का, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि ऋग्वैदिक काल कब से कब तक चला। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभाजन किया क्यों गया, क्योंकि जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि पूर्व वैदिक काल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति बहुत अच्छी थी। कोई कर्मकांड नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई वर्ण आधारित, मतलब वर्ण का मतलब है जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं। स्त्रियों का उचित सम्मान, स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति आदि सब कुछ थे। उत्तर वैदिक काल में ये सब चीज़ें उलट जाती हैं, यानी कि सब कुछ जो बुराइयां हैं वो चालू हो जाती हैं। अभी तक सिर्फ अच्छाइयां थी ऋग्वैदिक काल में। तो इस तरह से दो कालखंड में इनका विभाजन किया गया है। वैदिक काल में इतने मौलिक मतलब परिवर्तन जो हुए थे इतने ज़्यादा नहीं थे कि इसे एक अलग काल समझा जाए। मतलब थे मिलते जुलते, लेकिन स्थितियां बिगड़ चुकी थी, इसलिए माना इसको वैदिक काल ही गया है, लेकिन इसे अन्य यानी कि उत्तर वैदिक काल नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ऋग वैदिक काल में लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर लोहे के साक्ष्य मिल गए। इसका मतलब ये हो गया कि 1000 ईसा पूर्व के बाद लोहे का सीमित स्तर पर प्रयोग होना प्रारंभ हो गया, लेकिन ऋग वैदिक काल में लोहे का कोई प्रयोग नहीं होता था। एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभाजन का एक आधार आप ये भी मान सकते हैं, लोहा। 600 ईसा पूर्व के बाद लोहे का व्यापक स्तर पर प्रयोग होने लगा, और लोहे के व्यापक स्तर प्रयोग होने से क्या होगा, हल, हथियार आदि वगैरह बनाए जाने लगे होंगे। जंगलों की आसानी से सफाई हो गई होगी। जबकि ऋग्वैदिक काल में जंगलों की सफाई के लिए आग का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक के काल के बाद जंगलों की सफाई के लिए लोहे के औजारों का उपयोग किया जाने लगा। कृषि अत्यधिक मात्रा में हो, जब भाई लोहे के हथियार होंगे, औजार होंगे, तो कृषि होगी। कृषि से अनाज का अत्यधिक उत्पादन होगा, उनका भंडारण होगा और व्यापार होगा, व्यापार से लाभ होगा। इसके बाद कई जो श्रेणियां थी, बढ़ई, कर्म, चर्मकार आदि, वो वस्तुएं बनाते होंगे, और उसके बाद व्यापार से क्या हुआ, हमें दूसरे जगह पर हम निर्यात करते होंगे, निर्यात से धन प्राप्त हुआ। इस तरह से महाजनपद हुआ, और जनपद जब निर्यात हुआ, पैसा हुआ, तो फिर सेना भी रखी जाने लगी होगी। तो इस तरह से ये कालांतर में विकास होता चला गया। वैदिक काल के निर्माता के रूप में हम आर्यों को ही मानते हैं, और वैदिक काल में हम जो भी अध्ययन करते हैं ये माना जाता है कि आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन से संबंधित है, जिसका हम चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसके स्रोत पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत भी हैं। पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों से मुख्यतः पूर्व वैदिक काल अथवा ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। इस संदर्भ में एशिया माइनर अथवा बोगसगोई का अभिलेख तथा कस्सी का अभिलेख प्रमुख है। वो भी हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में सबसे प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य अभिलेख उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुए। उत्तर वैदिक काल, यहाँ से लगभग 1000 ईसा पूर्व के समय के लोहे के हलों के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि गंगा की सहायक नदी काली के तट पर स्थित इस स्थल से एटा में जो है लोहे के हलों की खोज वर्ष 1961 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। यह भी याद रखना, 1961 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। यह भी पूछा जा सकता है एटा का अतरंजी खेड़ा किस काल से संबंधित है, तो आप यह लगाएंगे उत्तर वैदिक काल, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में है। ट्रिक है याद करने की बस। अतरंजी खेड़ा से लोहे के हलों के साक्ष्य प्राप्त होने से वैदिक काल के संदर्भ में दो तथ्यों की पुष्टि होती है। पहला ये कि लगभग 1000 ईसा पूर्व वैदिक कालीन आर्यों ने लोहे का प्रयोग आरंभ कर दिया होगा।
जिससे पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के विभाजन में सरलता होती है। दूसरा ये कि उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का विस्तार गंगा यमुना के दोआब क्षेत्रों तक ही सीमित था, माने दोआब क्षेत्रों तक भी था। उससे पहले गंगा यमुना क्या बनाती थी, बॉर्डर बनाती थी। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया है क्योंकि ये सबसे अंत में लिखे गए हैं। ठीक है, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, इनका क्रम भी आता है, तो आप याद रखना, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। नोट, पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी केवल और केवल ऋग्वेद से मिलती है, इसलिए पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। जबकि उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद सभी से मिलती है। इसलिए सभी साहित्यिक स्रोतों को संयुक्त रूप से वैदिक साहित्य कहते हैं। वेद हम बता चुके थे पिछले वीडियो में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद त्रय भी बता चुके थे, अथर्ववेद को छोड़कर बाकी तीन। ठीक है, क्योंकि तीनों की विषय वस्तु लगभग एक प्रकार की है, यह हम बता चुके पिछले वीडियो में, देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, ये भी हम पिछले वीडियो में बता चुके, उपनिषद बता चुके हैं, आप पिछला वीडियो देख लेंगे। यजुर्वेद में क्या है सब कुछ हमने, इसका सामवेद, अथर्ववेद, ये सारा हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार हमने बता दिया है। ऋग्वैदिक काल में तुर्कमेनिस्तान उत्तरी सीमा, पश्चिम और दक्षिणी सीमा बनाता था अरावली पर्वत, पूर्वी सीमा थी पश्चिमी हिमालय और पश्चिमी सीमा थी अफगानिस्तान। उत्तर वैदिक काल में उत्तरी सीमा तुर्कमेनिस्तान ही रही, पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान ही रही, पूर्वी सीमा गंडक नदी और पूर्वी हिमालय तक पहुंच गई, यही मूल अंतर है। और दक्षिणी सीमा विंध्याचल पर्वत नर्मदा नदी तक पहुंच गई। तो यही कहा गया था, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, कि ऋग्वैदिक काल में पूर्वी हिमालय के बारे में जानकारी नहीं थी, केवल पश्चिमी हिमालय के बारे में जानते थे। जबकि उत्तर वैदिक काल में वो लोग पूर्वी हिमालय के बारे में भी जागृत हो गए और नर्मदा नदी, विंध्याचल पर्वत के बारे में भी जागृत हो गए, यानी कि वहां तक वो सभ्यता फैली हुई थी। भारत के किन राज्यों में विस्तार है, ये भी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ये डायग्राम आपको दिखा चुके हैं कि ये देखिए, यमुना गंडक ये है पूर्व वैदिक काल, यानी कि ऋग्वेद काल, उसमें गंगा यमुना यहाँ पर बॉर्डर बनाते हैं और अरावली पर्वत श्रेणियाँ यहाँ से बॉर्डर थी। इसके बाद ये क्षेत्र फैल गया यहाँ पर नर्मदा नदी तक, और यहाँ पर पूर्वी हिमालय दूर तक देखिए, ये अंग मगधा जो जहाँ पर ये लिखा हुआ वहाँ तक फैल गया। ठीक है, ये गंगा यमुना के दोआब में लेटर वैदिक पीरियड यानी कि उत्तर वैदिक काल फैल गया। इस तरह से आर्यों की शाखाएं फैली। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक कालीन आर्यों का विस्तार सब सैंधव प्रदेश, 7 नदियों का जो क्षेत्र था और ब्रह्मावर्त देश अरावली का क्षेत्र तक ही सीमित था। जबकि उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का विस्तार ब्रह्मर्षि प्रदेश, गंगा यमुना का दोआब जिसको बोलते हैं, और मध्य देश जिसमें हिमालय और विंध्याचल पर्वत तक भी फैल चुका था। उत्तर वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार मुख्य रूप से 2 रूपों में होता है। कैसे होता है विस्तार, देखिए कोई सभ्यता विकसित हो रही है और उसके बाद उस पर धन दौलत, युद्ध और सब कला कौशल विकसित होगी, तो वो विस्तार करने पे ही काम करेंगे। तो नंबर 1, राजाओं के द्वारा युद्ध के माध्यम से क्षेत्र विस्तार किया गया। नंबर 2, लोहे की कुल्हाड़ी एवं आग के द्वारा जंगलों को काटकर और जलाकर अतिरिक्त भूमि का विकास किया गया, क्योंकि गंगा यमुना का जो दोआब होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा वन होंगे, बस्ती तो ज़्यादा थी नहीं, तो उन जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाई गई थी। शतपथ ब्राह्मण में मिलने वाली विदेत, माधव एवं गौतम राहुगढ़ की कहानी लोहे की कुल्हाड़ी एवं आग के द्वारा जंगलों को काटकर एवं जलाकर अतिरिक्त भूमि के विकास की पुष्टि करती है। कौन सी? विदेत, माधव और गौतम राहुगढ़ की। इस कथा के अनुसार विदेत माधव के मुंह से अग्नि का निरंतर जलने वाला गोला निकलता है। विदेत माधव सरस्वती नदी के तट से पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं। इनके मुंह से निकलने वाला आग के गोला जंगलों को जलाता है। अंततः सदा नीरा नदी जो गंडक को कहा जाता है उसमें जाकर अग्नि बुझ जाती है। इसी आधार पर उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की पूर्वी सीमा का निर्धारण किया जाता है।
इस आधार पर उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की पूर्वी सीमा का निर्धारण होता है। और इसके अलावा उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में मेनाक, कौच, त्रिकुद नामक 3 पर्वत चोटियों का कई बार उल्लेख मिलता है। कौन कौन? मेनाक, कौच और त्रिकुद, जो पूर्वी हिमालय में स्थित है। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में बात करते हैं। तो राजनीतिक इकाइयों की बात करें तो वैदिक काल में सबसे छोटी राजनीतिक इकाई ग्रह या कुल थी और सबसे बड़ी इकाई थी जन। वैदिक काल में सबसे छोटी राजनीतिक इकाई क्या थी? ग्रह या कुल, और सबसे बड़ी इकाई थी जन। जबकि उत्तर वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई तो ग्रह या कुल ही थी, लेकिन सबसे बड़ी इकाई जन की बजाय हो गई जनपद। ठीक है, पहले जन हुआ, फिर उत्तर वैदिक काल आया, उसमें जनपद हो गया, और जनपद के बाद जो काल शुरू हुआ वो महाजनपद काल शुरू हो गया। तो कुल का मुखिया कुलप, ग्राम का ग्रामीणी, विस का विस्पति, जन का जनपति, मुखिया कौन है? जनपद का राजा, और राष्ट्र का एकराट। जनपद का मुखिया राजा और राष्ट्र का एकराट। इसका अर्थ हुआ कि जनपद 2 या 2 से अधिक जनों का समूह था। इनका क्रम आता है, तो सबसे पहले कुल, कुल से बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा विस, विस से बड़ा जन, जन से बड़ा जनपद, और जनपद से बड़ा राष्ट्र। जनपद के विकास में मुख्यतः युद्ध और लोहे एवं आग का प्रयोग उत्तरदायी थे। पहला, राजाओं द्वारा युद्ध के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए किसी जन को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता था। उदाहरण के लिए पूर्व वैदिक काल के 2 जन पुरु और भरत उत्तर से मिलकर कुरु नामक एक जनपद का निर्माण करते। उसी प्रकार पूर्व वैदिक कालीन कृवि और तुर्वस के संयोजन से पांचाल जनपद का गठन हुआ। पुरु और भरत उत्तर से मिलाया तो कुरु नामक जनपद बना, और इसके अलावा कृवि और तुर्वस से पांचाल नामक जनपद का गठन हुआ। सिवि और भलानस जन मिलकर कैकेय जनपद बनाते हैं, यानी कि 2 जनों से मिलकर बनता है जनपद, 2 या 2 से अधिक। दूसरा, लोहे की कुल्हाड़ी द्वारा जंगलों को काटकर एवं आग से जलाकर अतिरिक्त भूमि का विकास किया गया। इससे जन के भौगोलिक क्षेत्र का दायरा बढ़ गया और जन से जनपद का स्वरूप धारण कर लिया। शतपथ ब्राह्मण में मिलने वाली विदेक, माधव एवं गौतम राहुगढ़ की कहानी इस बात की भी पुष्टि करती है। राजा की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में राजा का प्रमुख कार्य सिर्फ और सिर्फ कबीले की सुरक्षा करना था। राजा द्वारा गायों की रक्षा करना प्रमुख दायित्व था, इसलिए राजा को पूर्व वैदिक काल में गोपति भी कहा गया है। साथ ही राजा लूटे हुए माल के विभाजन का भी कार्य करता था। राजा की सहायता के लिए सभा एवं समिति जैसे निकाय होते थे, जो राजा के चयन से लेकर उसके उत्तरदायित्वों के पालन को सुनिश्चित किया करते थे। लेकिन अब आते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो राजा की स्थिति और भूमिका में कई परिवर्तन आते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद हो गया वंशानुगत। अब राजा का प्रमुख कार्य कबीले की सुरक्षा नहीं, बल्कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना हो गया। इस हेतु राजा द्वारा युद्ध एवं जंगलों को काटने एवं जलाने की नीति का सहारा लिया जाता था। साम्राज्य विस्तार प्रमुख कार्य होने के कारण अब राजा को गोपति की जगह भूपति के नाम से जाना जाने लगा। युद्ध के माध्यम से क्षेत्रीय विस्तार के फलस्वरूप जनजातीय ढांचे में परिवर्तन आने लगा, क्योंकि राजा के नियंत्रण में अपने जन के अलावा जीते हुए जन का भूभाग एवं लोग भी आने लगे, जो अलग कबीलों से संबंधित। पहले तो खुद का ही कबीला था, अब जीत गए तो दूसरे कबीले भी उसमें आने लगे। उत्तर वैदिक काल में राजा पर सभा एवं समिति जैसी संस्थाओं का नियंत्रण कम हो गया, जिसका प्रमुख कारण था कबीलाई तथा जनजातीय ढांचे का विखंडन हो जाना। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में क्षेत्रीय राजाओं का भी उदय होने लगा। जैसे ही साम्राज्य विस्तार होगा, छोटे छोटे राजा भी उभरने लगेंगे। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार पूर्व का राजा स्वयं को सम्राट के नाम से संबोधित करने लगता है, जबकि दक्षिण का राजा, यही आते हैं क्वेश्चन, दक्षिण का राजा अपने नाम से पहले भोज शब्द का प्रयोग करने लगता है। पूर्व का स्वयं को क्या कहता है? सम्राट, सम्राट, ठीक है, और दक्षिण का अपने को क्या कहता है? भोज। इसी प्रकार पश्चिम का राजा स्वराट और उत्तर का राजा विराट।
याद रखने की ट्रिक क्या है कि विराट कोहली दिल्ली से हम सब जानते हैं, तो उसको बोलो उत्तर का राजा। दिल्ली उत्तर में है ना, तो उत्तर का राजा विराट, पश्चिम का राजा स्वराट। ठीक है, खुद के राजा हैं। कैसे? अफगानिस्तान को याद कर लो, वो तो खुद की मर्जी के राजा हैं, तो वो हो गए स्वराट। स्व माने खुद। दक्षिण का राजा भोज, क्योंकि ये दक्षिण में नर्मदा नदी तक था, तो राजा भोज नर्मदा नदी यानी कि एमपी के आसपास थे ना, तो राजा भोज हो गए दक्षिण के राजा। और पूर्व के राजा, अब बचा कौन? सम्राट। तो सम्राट अशोक ने किस पर आक्रमण किया था? कलिंग यानी कि उड़ीसा पे। उड़ीसा पूर्व में है, तो पूर्व का राजा हो गया सम्राट। इससे आपको याद हो जाएगा, और इन सब का विवरण है ऐतरेय ब्राह्मण में। विराट, भोज, स्वराट, सम्राट। पूर्व, उत्तर, दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो विराट कोहली हो गए दिल्ली की तरफ, नीचे एमपी की तरफ हो गए भोज, और यहां पर सम्राट उल्टा लिख गया है। ठीक है, स्वराट और सम्राट। सभी क्षेत्रों को जीतने वाले राजा के लिए एक राट, सार्वभौम जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। हालांकि इस प्रकार के किसी राजा का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके अलावा राजाओं द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए जाने की परंपरा भी प्रारंभ होती है। उदाहरण के लिए उत्तर के लिए राजा पुरुषमेध यज्ञ, पश्चिम के राजा अश्वमेध यज्ञ, पूर्व के राजा वाजपेयी यज्ञ एवं मध्य क्षेत्र के राजा राजसूय जैसे यज्ञ करते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा असीमित एवं निर्वाधित शक्तियों का प्रयोग करने लगता है, यानी कि राजा निरंकुशता की ओर बढ़ने लगा है। ठीक है, और उस समय सभा एवं समिति जैसी संस्थाओं का नियंत्रण राजा पर कम होता जा रहा है। ठीक है, पुरुषमेध यज्ञ हो गया, उत्तर का राजा पुरुषमेध यज्ञ, पश्चिम का राजा अश्वमेध यज्ञ, पूर्व के राजा वाजपेयी यज्ञ और मध्य के राजसूय। मध्य के राजसूय हो गया और पूर्व के राजा वाजपेयी यज्ञ हो गया। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? पुरुषमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। तो राजधानी बीच में है दिल्ली, भारत के बीच में माने दिल में बोलते हैं ना दिल्ली, तो राजसूय हो गया, राजधानी से याद रखना बीच में। ठीक, अब उससे ऊपर जो है ना, जो क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा, ये सब पुरुषवादी समाज है, यानी कि यहाँ पे पुरुषों की ज्यादा चलती है। जम्मू वगैरह में सब में महिलाएं थोड़ी दबी हुई हैं, तो याद रखो ऊपर करते थे पुरुषमेध यज्ञ। ठीक है, इसके अलावा अब पाकिस्तान वाली साइड पे आ जाओ, तो उस तरफ घोड़े ज्यादा थे, आर्य उसी लाइन से आए थे, तो उनको कर दो अश्वमेध यज्ञ। ये अवश्य लिख दिया है अश्वमेध यज्ञ। अब बचा हुआ तो वाजपेयी यज्ञ, ऐसे याद कर लो। पूर्व वैदिक काल में गाय एवं कबीले की रक्षा के लिए किए जाने वाले युद्ध में जीत का श्रेय पूरे कबीलों को दिया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसमें व्यापक परिवर्तन आ गया। अब साम्राज्य विस्तार के लिए होने वाले युद्धों में जीत का श्रेय केवल और केवल राजा को दिया जाने लगा, यानी कि राजा की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया जाने लगा कि साहब आपकी वजह से ही जीते हैं, जो कुछ है कैप्टन है हमारा। उल्लेखनीय है कि उत्तर वैदिक काल में युद्ध का महत्व बढ़ गया था, लेकिन इसके बावजूद अभी भी स्थायी सेना जैसा कोई भी प्रावधान नहीं था। पूर्व वैदिक काल की तरह ही उत्तर वैदिक काल में भी सेना अस्थाई ही थी, अस्थाई सेना थी। स्थायी सेना से तात्पर्य ऐसी सेना से होता है जिसे प्रशिक्षण देने के साथ साथ नियमित वेतन दिया जाए। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। जब युद्ध की जरूरत होती थी बुला लेते थे, बोले आ जाओ भाई लड़ने चलना है, भाई लौंडे बुला लो, हमला करना है, तो वो बुला लेते थे, बोले चल भाई। और इस तरह से सिस्टम दोनों वैदिक काल में स्थायी सेना का कोई भी विवरण नहीं है। अब बात करें राजनीतिक संस्थाओं की, तो पूर्व वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए 5 प्रकार की संस्थाएं थी: सभा, समिति, विदत, गण और परिषद। पूर्व वैदिक काल में कौन कौन सी थी? सभा, समिति, विदत, गण और परिषद। सभा और समिति मिलकर राजा को निरंकुश होने से रोकते थे तथा उसके अधिकारों को सीमित करते थे। कब? पूर्व वैदिक काल में। समिति में जन के लोग शामिल होते थे। समिति ही राजा के कार्यों पर नियंत्रण रखती थी और समिति राजा का निर्वाचन करती थी। ये सब बातें हो रही हैं पूर्व वैदिक काल की। और सभा का प्रमुख कार्य क्या था? सार्वजनिक मामलों पर फैसला करना और न्याय प्रदान करना। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी, इसे जनसभा भी कहा जाता था। विदत का काम था सैनिक, असैनिक और धार्मिक कार्यों को देखना।
विदत ऐसी संस्था थी जो युद्ध में लूटी गई वस्तुओं अथवा उपहार और समय समय पर मिलने वाली भेंटों की सामग्रियों का वितरण रखती थी। इंपॉर्टेंट है विदत। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति को छोड़कर सारी यानी कि बची हुई 3 संस्थाएं समाप्त हो जाती हैं और सभा और समिति का महत्व भी कम हो जाता है। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल के विपरीत राजा की सहायता के लिए रत्निन नामक नई अवधारणा का विकास होता है। रत्निन क्या था? रत्निन 12 पदाधिकारियों का समूह था जो राजा को प्रशासनिक कार्यों के लिए सहायता प्रदान करते थे और ये राजा के प्रमुख पदाधिकारी थे, एक तरह से मंत्री परिषद थी। रत्निन उच्च कुल से संबंधित थे तथा कान में रत्न धारण करने के कारण इन्हें रत्निन नाम से संबोधित किया, यानी कि कान में एकदम सलमान खान बन के घूमते थे मंत्री जी। चूंकि उत्तर वैदिक काल में युद्ध का महत्व अधिक बढ़ गया था अतः सेनानी सेनापति रत्निन में प्रमुख पदाधिकारी होता था। ठीक है, रक्षा मंत्री था वो सेनानी। तो रत्निन की बात कर लें तो सेनानी, पुरोहित, महिषी यानी कि प्रमुख रानी, महिष्मति याद रखना, युवराज यानी कि राजा का पुत्र, दूत यानी कि राजा का सारथी, ग्रामणी यानी कि ग्राम का प्रधान, रथकार यानी कि राजा का रथ बनाने वाला, संग्रहित यही सब पूछे जाते हैं। संग्रहित कर एकत्र करने वाला, इससे पूर्व वैदिक काल में इसका विवरण नहीं है। भागदूत यानी कि भागदूत कोषाध्यक्ष था ये। अच्छवाप यानी कि जुआ खेलते समय राजा को जीतने में मदद करने वाले अधिकारी। कितनी बढ़िया बात है, राजा जुआ खेल रहा है उसकी मदद के लिए एक अधिकारी रखा हुआ है, उसका नाम है अक्षवाप। पालागल यानी कि राजा का विदूषक जो राजा को हंसाता था। एक कॉमेडी नाइट्स विद राजा जी भी चलाया हुआ था पालागल नाम के एक अधिकारी ने। गोबीकर्तन जो राजा को शिकार करने में मदद करता था। शिकार करने में कुछ नहीं मदद करता था, खुद शिकार कर देता था, तालियां बजाते लोग, वो राजा जी ने मार दिया, राजा जी ने शेर मार दिया, वही सिस्टम था और कुछ नहीं। रत्निन पदाधिकारियों के अलावा कुछ अन्य पदाधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक काल में। उदाहरण के लिए स्थपति। स्थपति कौन होता था? जो 100 गांवों का प्रमुख होता था। बोलते नहीं तुम क्या 100 गांव क्यों? हाँ भाई, वो 100 गांव का था, उसको बोलते थे स्थपति। और मुख्यतः इन ग्रामों के लिए न्यायिक कार्यों का संपादन करता था। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में अप्रत्यक्ष रूप से न्यायाधीश का उल्लेख मिलने लगा, जबकि पूर्व वैदिक काल में न्यायाधीश के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं था। इसके बाद टैक्स व्यवस्था की बात करें तो पूर्व वैदिक काल में टैक्स को बलि के नाम से जाना जाता था और वह स्वेच्छा पर आधारित था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में टैक्स स्वैच्छिक न होकर क्या हो गया? अनिवार्य, यानी कि अब आपको टैक्स देना ही होगा। टैक्स क्यों ले रहे थे? क्योंकि टैक्स लेंगे तब तो सेना को कुछ देंगे और कुछ देंगे तभी तो आगे साम्राज्य का विस्तार करेंगे। अब राजा को कुल उपज का एक निश्चित भाग नियमित रूप से दिया जाता था। यह कर पशुधन एवं अनाज के रूप में दिया जा सकता था। इसके अलावा अब कर के लिए यानी कि टैक्स के लिए बलि शब्द के बजाय भाग एवं शुल्क जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा। कौन कौन से? भाग एवं शुल्क शब्दों का प्रयोग होने लगा था। अब बात करें उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन अभी भी संयुक्त परिवार रहा है, लेकिन जहां पूर्व वैदिक काल में 4-4 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में 2 या मैक्सिमम 3 पीढ़ी के परिवार ही एक साथ रहते थे। पूर्व वैदिक काल में पितृपक्ष एवं मातृपक्ष एक साथ रहते थे। उत्तर वैदिक काल में पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों अलग अलग रहने लगे। हालांकि पूर्व वैदिक काल की तरह उत्तर वैदिक काल भी पुरुष प्रधान अर्थात पितृसत्तात्मक था। परिवार में ज्येष्ठ पुत्र को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था, यानी कि सबसे बड़े को। वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का आरंभ पूर्व वैदिक काल में ही हो चुका था, लेकिन पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से एक विराट पुरुष के शरीर के 4 भागों से 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। मूलतः पूर्व वैदिक काल में यह वर्ण शब्द रंग के लिए प्रयुक्त हुआ था, जिसमें आर्यों को गौर वर्ण और गैर आर्यों को श्याम वर्ण के रूप में वर्णित किया गया था। इसके अलावा पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्यों की सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था थी। हालांकि इसका प्रारंभ पूर्व वैदिक काल में हो चुका था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ने स्थायित्व प्राप्त किया। किंतु उत्तर वैदिक काल में इस व्यवस्था कर्म की बजाय अब क्या हो गई? जन्म आधारित व्यवस्था हो गई। अब आता है खराब खराब चीजें।
क्या खराब? शूद्रों की स्थिति अत्यंत हीन हो गई। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्णों के संदर्भ में आपस में अंतर देखने को मिलते थे, किंतु यह अंतर शूद्र वर्ण के लिए बहुत ज्यादा कठोर था। इसके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों को ही उपनयन यानी कि जनेऊ धारण का अधिकार प्राप्त था, इसीलिए इन्हें कहा जाता था द्विज। इस पे क्वेश्चन बनता है, द्विज किसे कहा जाता है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। द्विज का तात्पर्य दोबारा जन्म से था, अर्थात एक बार माता के गर्भ से जन्म और दूसरी बार उपनयन संस्कार के बाद पुनर्जन्म। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण में उपनयन क्रमशः 8, 11, 12 वर्ष की आयु में था। यानी कि ब्राह्मण 8 वर्ष का हो जाए तो उपनयन संस्कार, क्षत्रिय 11 वर्ष का और वैश्य 12 वर्ष का। ब्राह्मण का उपनयन संस्कार बसंत ऋतु में, क्षत्रिय का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में, जबकि वैश्य वर्ण में उपनयन संस्कार शीत ऋतु में होता था। याद रखना, ब्राह्मण को बसंत में, क्षत्रिय को गर्मी में और वैश्य को सर्दी में उपनयन संस्कार होता था, और शूद्रों को तो उपनयन संस्कार के उनको अधिकार ही प्रदान नहीं किए गए थे। पूर्व वैदिक काल में गोत्र शब्द का प्रयोग गौशाला के लिए होता था, अर्थात ऐसा स्थान जहां पर गायों को पाला जाता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द का प्रयोग किसी एक पुरुष से उत्पन्न संतानों एवं पीढ़ियों के लिए होने लगा। इस प्रकार पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द के प्रयोग को लेकर मूलभूत अंतर यहाँ पर प्राप्त हुआ। क्या? कि पूर्व वैदिक काल में गोत्र मतलब होता था जहाँ पर गौशाला, और जबकि उत्तर वैदिक काल में गोत्र मतलब एक पिता के या एक पुरुष से उत्पन्न संतान एवं पीढ़ियों के। उल्लेखनीय है कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूर्व वैदिक काल में हुआ, जबकि गोत्र प्रथा का सर्वप्रथम प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में ही आगे चलकर अंतःगोत्रीय विवाह की प्रथा का प्रारंभ हो जाता है, अर्थात एक ही गोत्र में शादी की प्रथा प्रचलित हो जाती है, जिसके प्रमाण वर्तमान में भी प्राप्त होते हैं। उससे पहले अंतःगोत्रीय विवाह की प्रथा नहीं थी। अब बात करें महिलाओं की स्थिति की, तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में तुलनात्मक रूप से गिरावट आई। पूर्व वैदिक काल में पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन उस समय महिलाओं की स्थिति और भूमिका बहुत अच्छी थी। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति खराब हुई। उदाहरण के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री समस्त दुखों का कारण बताया गया, जबकि पुरुष को समस्त दुखों का निवारक कहा गया। मैत्रायणी संस्था में स्त्री को शराब, जुआ और विष के समान एक बुराई के रूप में परिभाषित किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में राजा जनक के दरबार में गार्गी और याज्ञवल्क्य ऋषि के संवाद का उल्लेख मिलता है। इस धार्मिक संवाद अथवा गोष्ठी में जब गार्गी याज्ञवल्क्य को पराजित करने लगती हैं, तो याज्ञवल्क्य ऋषि क्रोधित होकर गार्गी का सिर तोड़ने की बात करते हैं। कौन सा उपनिषद? ये क्वेश्चन बनता है, छांदोग्य उपनिषद। और किसका संवाद? गार्गी और याज्ञवल्क्य ऋषि का संवाद। इस गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद से स्पष्ट होता है कि यद्यपि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को विदुषी बनने का अवसर प्राप्त था, किंतु उनकी कुछ सीमाएं थीं, और इस सीमा को पुरुष के अधीनस्थ वाली स्थिति के रूप में समझा जा सकता है। वैदिक काल में जहां बाल विवाह जैसी, जब भी हम वैदिक की बात करें यानी कि पूर्व वैदिक की बात कर रहे हैं, तो वैदिक काल में जहां बाल विवाह जैसी कुप्रथा का अस्तित्व नहीं था, वहीं उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह प्रारंभ हो जाता है। उत्तर वैदिक काल में यह धारणा प्रचलित थी कि लड़की का पहला मासिक धर्म उसके ससुराल में ही होना चाहिए, अर्थात लड़की के पिता के घर में मासिक धर्म होने को अपवित्र एवं एक प्रकार से अधार्मिक समझा जाता था। इस मान्यता ने भी बाल विवाह को बढ़ाने में भूमिका निभाई। बाल विवाह का एक दुष्परिणाम स्त्री की पुरुष पर निर्भरता के रूप में भी प्राप्त होने लगा था। पूर्व वैदिक काल में स्त्री को अपनी स्वेच्छा से विवाह करने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह अधिकार केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित रह गया। वो तो अभी भी हाई सोसाइटी में होता है और गांव में बड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे चलकर यह अधिकार केवल राजा के परिवार तक ही सीमित हो गए। हालांकि समस्त वैदिक काल में विधवा विवाह प्रचलित था, यानी कि पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल दोनों में विधवा विवाह प्रचलित था। अथर्ववेद में एक विधवा को 10 बार विवाह करने की अनुमति का उल्लेख मिलता है। हालांकि पूर्व वैदिक काल के समान ही उत्तर वैदिक काल में सती प्रथा, पर्दा प्रथा और तलाक के कोई प्रमाण नहीं मिलते। पूर्व वैदिक काल में लड़की की शादी के समय स्वेच्छा से दिए जाने वाले उपहार, जिसे वहूत कहा जाता था, ने अब एक प्रकार से परंपरा का रूप प्राप्त कर लिया, जिसे आगे चलकर अनिवार्यता जैसे कारक जुड़ गए। यही वहूत आगे चलकर बहुत बुरी प्रथा बनी, जिसको बोलते हैं दहेज प्रथा, जिसके प्रमाण वर्तमान में भी मिलते हैं।
उत्तर वैदिक काल में एक बहुपत्नित्व की प्रथा आरंभ होती है जो स्त्रियों की दिशा में गिरावट का एक कारण है। अथर्ववेद में उल्लेख है कि ऋषि हरिश्चंद्र ने 100 शादियां की थी। पूर्व वैदिक काल के विपरीत महिलाओं की सभा एवं समिति जैसी राजनीतिक संस्थाओं के साथ युद्ध में भाग लेने का अधिकार समाप्त हो चुका था। हालांकि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दिशा में गिरावट आती है, किंतु इसका तात्पर्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि स्त्रियों की स्थिति अत्यंत हीन थी। हाँ, तुलनात्मक रूप से यह बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो चुकी थी। उदाहरण के लिए सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया गया है। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख स्त्रियों में गार्गी, मैत्रेयी, वेदवती, शुबला, कात्यायनी, काशकृतनी आदि का उल्लेख मिलता है, जबकि पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वेद में मैत्री, कात्यायनी, गार्गी, लोपामुद्रा, शिक्ता, अपाला एवं विश्ववारा जैसी अनेक महिलाओं का उल्लेख मिलता है। अब बात करें विवाह के 8 प्रकार की, तो उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय तथा शेष 4 निंदनीय माने जाते हैं। ब्रह्म विवाह यानी कि कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह करना। दैव विवाह यानी कि यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह। आर्ष यानी कि कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना। 4 प्रजापत्य यानी कि वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। आसुर, आसुर है कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय। तो ये हो गया खराब। 4 ऊपर के अच्छे बताए हैं, 5 खराब है, 4 खराब। गंधर्व विवाह यानी कन्या तथा पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर विवाह करते थे। पैशाच विवाह, सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना चाहिए, तो गलत है ये। राक्षस विवाह यानी कि बलपूर्वक कन्या को छीनकर उससे विवाह करना। ये 8 प्रकार के विवाह थे, जिसमें ऊपर के 4 जो हैं उनको श्रेष्ठ माना गया है, जबकि नीचे के 4 को खराब माना, यानी ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष और प्रजापत्य को अच्छा माना गया है, जबकि आसुर, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह और राक्षस विवाह को खराब माना गया है। खान पान की बात करते हैं तो खान पान तथा वेशभूषा को लेकर कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है दोनों काल में। हालांकि उत्तर वैदिक काल के लोगों को नमक, रोटी, मछली, चावल इत्यादि की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा पूर्व वैदिक काल के विपरीत उत्तर वैदिक काल के लोगों को बाघ एवं हाथी की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है, जबकि पूर्व वैदिक काल में बाघ, हाथी की जानकारी नहीं थी। अब बात करें उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन के बारे में, तो ऋग्वेद के पहले, चौथे एवं 10वें मंडल में कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है और सबसे ज़्यादा चौथे में है। इसका तात्पर्य यह है कि पूर्व वैदिक कालीन आर्यों को कृषि के बारे में जानकारी अवश्य थी, किंतु सर्वाधिक महत्व किसका था? पशुपालन का था। पूर्व वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन पर आधारित थी। पशुओं में सर्वाधिक महत्व गाय और उसके बाद किसका था? घोड़े का। गाय के लिए युद्ध होते थे और गाय ही विनिमय का माध्यम था। ये सब हो रहा है पूर्व वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल समाज मूलतः एक कबीलाई समाज था, जिसका स्थायी निवास नहीं था और ना ही इस काल में लोहे की खोज हुई थी, अतः कृषि अथवा भूमि का कोई भी महत्व उस समय नहीं था। उसके बाद पूर्व वैदिक काल में कुछ फसलों का उल्लेख जरूर मिलता है, लेकिन ये सिर्फ जीवन निर्वाह यानी कि एक्स्ट्रा उतना उपज नहीं होती थी उसका स्टोरेज या व्यापार किया जा सके। दूसरी सभ्यता में कृषि पूर्व वैदिक काल सभ्यता के लोगों का द्वितीय पेशा था, यानी पूर्व वैदिक काल में पहला पेशा पशुपालन था, द्वितीय था कृषि। वहीं उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हो जाता है। इसका प्रमुख कारण यह था कि अब जनपदों का विकास होने लगा, जिसके फलस्वरूप समाज का कबीलाई ढांचा यानी कि छोटे छोटे ग्रुपों में रहने का ढांचा समाप्त होने लगा। लोग अब स्थायी रूप से रहने लगे, इसलिए कृषि और भूमि का महत्व बढ़ गया और साथ ही उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया, जिससे भूमि को अधिक गहराई तक जोतने में मदद मिली। इसके अलावा लोहे की कुल्हाड़ी से जंगलों को काटकर कृषि भूमि का विकास किया गया। फलस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि होने लगी, जिससे स्वाभाविक रूप से कृषि का महत्व तो बढ़ेगा ही। कृषि के इस बढ़ते महत्व ने लोगों को स्थायी निवास को और अधिक मजबूती प्रदान की। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत तैत्तिरीय उपनिषद में अन्य ही ब्रह्म का उल्लेख मिलता है, जो तत्कालीन समाज में कृषि के बढ़ते महत्व को इंगित करता है। इस प्रकार स्वयं राजा जनक द्वारा हल पकड़कर कृषि करने का भी उल्लेख मिलता है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि यानी कि किसानी एक प्रतिष्ठित पेशा थी। उत्तर वैदिक साहित्य में इंद्र के लिए सुनासिर शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है हलवाहा अर्थात हल चलाने वाला। क्या? सुनासिर, सुनासिर। अथर्ववेद में पृथुवैन के रूप में भारत के पहले कृषि इंजीनियर का भी उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके द्वारा ही लोहे के हल का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? पृथ्वीवैन या पृथुवैन।
अथर्ववेद में ही सूखे, अतिवर्षा तथा कीटों से फसल को सुरक्षा के लिए मंत्रों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में ही पहली बार नहरों की चर्चा मिलती है, जिसे कुल्या, इंपॉर्टेंट है, कुल्या कहा जाता है। इसके अलावा वाजसनेयी संहिता में 4, 6, 8, 12 और 24 बैलों द्वारा हल के माध्यम से गहन जुताई के प्रमाण मिले। इस पे क्वेश्चन आया था, तो आप याद रखेंगे 4, 6, 8, 12, 24। ठीक है, तो 6, 12, 24, 6, 12, 24, 6, 12, 24 याद रखना, 4, 8, 4, 8, 6, 12, 24 आपको याद रखेंगे। 6 का डबल 12, 12 का डबल 24 और 4 का डबल 8। तो 4, 8, 6, 12, 24 बैलों द्वारा हल के माध्यम से गहन जुताई के प्रमाण मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में 4 प्रमुख शब्दों जुताई जिसको बोलते हैं वपंत, बुवाई जिसको कहा गया है कृषंत, कटाई यानी कि लुनंत और मड़ाई यानी कि मृडंत का वर्णन किया। तो मृडंत मड़ाई एक साथ याद हो जाएगा। जुताई वपंत यानी कि जोतना, बुवाई कृषंत और कटाई लुनंत नाम से वर्णन मिलता है। तैत्तिरीय संहिता में वर्ष में 2 बार फसल उगाने का भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से ये पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व बढ़ गया, पशुपालन का महत्व थोड़ा कम हो गया। ऋग्वैदिक काल में भूमि दान के उदाहरण नहीं प्राप्त होते। ऐसा माना जाता है कि उस समय निजी स्वामित्व की शुरुआत नहीं हुई होगी। ऐसे ही मतलब पशुपालन मुक्त था, कहीं पे भी उगा लो, सब कुछ। उत्तर वैदिक काल में इस प्रकार के प्रमाण प्राप्त होने से स्पष्ट होता है कि भूमि का निजी स्वामित्व का प्रारंभ हो चुका था और उस पर टैक्स लगने लगा था। पूर्व वैदिक काल की प्रमुख फसल जौ थी तथा अनाज के ढेर के लिए धान्य शब्द का प्रयोग मिलता है। वहीं उत्तर वैदिक काल में गेहूं यानी कि गोधूम कहा गया है, चावल को ब्रीह अथवा तंदुल कहा गया है, शाली यानी कि धान कहा गया है और सरसों को सारी शाका। ये सब याद रखना। जौ यानी यव, जंगली गन्ना यानी कि इच्छु और मूंग या उड़द को मासक शब्द, क्या, गेहूं को गोधूम, ब्रीह अथवा तांदुल को चावल और शाली यानी कि धान, सारी शाका यानी कि सरसों, यब तो जो याद होगा, इक्षु ईख याद है, जंगली गन्ना, मूंग और उड़द को मासक शब्द से बताया गया है उत्तर वैदिक काल में। एटा के अतरंजी खेड़ा में गेहूं, चावल और जौ के साक्ष्य मिलते हैं। मेरठ के हस्तिनापुर से चावल और जंगली गन्ने के साक्ष्य मिलते हैं। मेरठ में तो अभी भी गन्ना होता ही है ना, तो मेरठ के हस्तिनापुर से चावल और जंगली गन्ने के साक्ष्य मिलेंगे और एटा के अतरंजी खेड़ा से गेहूं, चावल, जौ के साक्ष्य मिले। उत्तर वैदिक काल में सिंचाई के प्रमुख साधनों के रूप में स्वयं जाय यानी कि स्वयं का जल, वर्षा का जल और नदी था एवं खनित मां यानी कि खोद के, तो कुआं, तालाब और नहर प्रचलित थे। अथर्ववेद में पहली बार नहर का उल्लेख मिलता है और इसे कुल्या, कुल्या याद रखना, नहर के रूप में इंगित किया गया है। उत्तर वैदिक काल में 2 प्रकार की फसलें थी। कृष्टिपच्या यानी कि ऐसी फसलें जो खेत में जुताई के बाद प्राप्त हों, अर्थात कृत्रिम फसल, और अकृष्टि यानी कि प्राकृतिक रूप से जंगलों आदि से। ऐसे याद रखो, कृष्टि से जो कृषि करके प्राप्त हो और अकृष्टि जो बिना कृषि के प्राप्त हो, यानी प्राकृतिक फसल। प्रमुख पशुओं की बात करें तो पूर्व वैदिक काल के प्रमुख पशु थे गाय, बैल, भैंस, गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, कुत्ता के अलावा उत्तर वैदिक काल के लोग बाघ और हाथी नामक 2 नए जानवरों को जानने लगे थे। क्यों? क्योंकि वो जंगलों की तरफ बढ़ गए, यानी कि दोआब की तरफ बढ़ गए और पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ गए। बड़े आकार के बैलों के लिए उत्तर वैदिक साहित्य में महोक्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। अब उत्तर वैदिक काल के शिल्प एवं उद्योग धंधों की बात करें तो ऋग वैदिक समाज में व्यवसाय आंशिक रूप से नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ने जन्म ले लिया और व्यवसाय आनुवंशिक रूप से होने लगा। पशुपालन एवं कृषि के अतिरिक्त इस काल में अनेक प्रकार के शिल्प एवं उद्योगों का प्रचलन था। वाजसनेयी संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की व्यवसायों की एक लंबी सूची होती है, जैसे कि कटरीकर बुनाई करने वाला होता था, बिदलकर टोकरी बनाने वाला होता था, कुलाल यानी कि कुंभकार, रजित्री यानी कि रंगाई करने वाला, रज्जु सर्प रस्सी बनाने वाला, तक्षण बढ़ई और चर्मकार जानवरों की खालों से संबंधित था। बिदलकर याद रखना बिनने वाला, टोकरी बनाने वाला, और कटरीकर बुनाई करने वाला। बिनने वाला माने मूंज से टोकरी बनाने वाला और कटरीकर यानी कि बुनाई करने वाला। बाकी आपको कुलाल याद रहेगा, रजित्री रंगाई, रज्जु सर्प तो रस्सी याद रहेगा, तक्षण बढ़ई चर्मकार जानवरों की खालों से संबंधित। धातु उद्योग की बात करें
तो उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के धातु उद्योगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें सोना, तांबा और कांसे के बारे में पूर्व वैदिक काल में ही जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। सोना, तांबा और कांसा ये हम पूर्व वैदिक काल में जान चुके थे, इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोहे के बारे में हमें उत्तर वैदिक काल में जानकारी प्राप्त हुई। उत्तर वैदिक काल में सोने के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया, कांसे के लिए त्रपु और तांबे के लिए लोहित अयस्क अथवा लोहे के लिए कृष्ण अयस्क या एवं श्याम अयस्क शब्दों का प्रयोग किया जाता था। उल्लेखनीय यह बात है कि समस्त वैदिक कालीन आर्यों को चांदी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। वो सोना जानते थे, तांबा जानते थे, कांसा जानते थे, चांदी नहीं जानते थे। और सोना को कहते थे हिरण्य, कांसे को कहते थे त्रिपु और तांबे के लिए लोहित अयस्क, लोहे के लिए कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क। अयस भी है, कई जगह अयस्क लिखा होता है, कई जगह अयस लिखा होता है। अयस शब्द का प्रयोग करते थे। बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित श्रेष्ठिन तथा ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित श्रेष्ठ शब्द का उपयोग तत्कालीन उत्तर वैदिक कालीन समाज के व्यापारियों की श्रेणी के बारे में सांकेतिक जानकारी के लिए होता है। विदेशी व्यापार की बात करें तो विदेशी व्यापार के बारे में वैदिक कालीन साहित्य में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। इस संदर्भ में यह सबसे प्रचलित है कि वैदिक कालीन आर्यों को विदेशी व्यापार के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी अथवा उनके वैदेशिक व्यापारिक संबंध नहीं थे। हालांकि जरूरी बात यह है कि शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र की चर्चा मिलती है। वाजसेई संहिता में 100 डंडे वाले पतवार की भी चर्चा मिलती है। मतलब है, वो ये जानते हैं कि समुद्र है, उसमें कैसे चलना है ये भी जानते हैं, लेकिन वो व्यापार के लिए उसका उपयोग नहीं करते थे। इस प्रकार तैत्तिरीय संहिता में कुसीद तथा शतपथ ब्राह्मण में कुसीदन शब्दों का उल्लेख मिलता है, जिनका संबंध ऋण से लिया जाता है। कुसीद शब्द का अर्थ है ऋण अथवा, जबकि कुसीदन का अर्थ है ऋण देने वाले व्यक्ति से लिया जाता था। ठीक है, कुसीदन का मतलब है ऋण देने वाला व्यक्ति। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उल्लेखनीय है कि पूर्व वैदिक काल में ऋण देने वालों के लिए पणि तथा वैकनाट जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता था। ऋण की इस व्यवस्था के लिखित प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि उत्तर वैदिक काल में व्यापार प्रगतिशील एवं उन्नत अवस्था में था। व्यापार की प्रमुख वस्तुएं कौन सी थी? कपड़े, तोशक, चादर और चमड़े की वस्तुएं थी। विनिमय के साधन की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में भी मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। किंतु पूर्व वैदिक काल के विपरीत उत्तर वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली में पर्याप्त विविधता आ गई थी। मतलब पूर्व वैदिक काल में सिर्फ गायों से ही होता था पूरा व्यापार, जबकि उत्तर वैदिक काल में अन्य चीजों के द्वारा भी वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग होने लगा था। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में निष्क, इंपॉर्टेंट है, निष्क, शतमान, क्रिस्टल जैसी मापतौल की इकाइयां, नाम ही पूछ लेंगे। निष्क बहुत बार पूछा गया कि क्या है, तो यह है मापन की इकाई। तो उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में निष्क, शतमान, क्रिस्टल जैसी मापतौल की इकाइयां प्रचलन में आ गईं। हालांकि उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, अतः ऋण के रूप में वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाता था। अब बात करें उत्तर वैदिक काल का धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन की बात करें तो आगे बात करते हैं कि चूंकि उत्तर वैदिक काल के समाज के राजनीतिक और आर्थिक व्यापार स्तर परिवर्तन हुए थे, अतः स्वाभाविक रूप से इन परिवर्तनों का प्रभाव धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर भी पड़ा ही होगा, क्योंकि कई कबीले जुड़ गए, नए कबीले जुड़े और अब संस्कृतियां मिली, क्योंकि चारों तरफ बढ़ रहे हैं ना, अब साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। जब विस्तार होंगे तो नए नए लोगों से मिलेंगे, कुछ उनसे सीखेंगे, कुछ अपना सिखाएंगे। इस तरह नई संस्कृति डेवलप हो रही थी। जीवन के उद्देश्यों में परिवर्तन हुआ। पूर्व वैदिक काल में लोगों के जीवन का मुख्य उद्देश्य लौकिक था तथा भौतिक सुख सुविधाओं को वो अधिक प्राथमिकता देते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में लोगों के जीवन का उद्देश्य हो गया लौकिक के अलावा पारलौकिक, यानी कि ईश्वर के बारे में या कुछ गुप्त रहस्यों के बारे में जानना। अर्थात उत्तर वैदिक काल में पारलौकिक संस्कृति जीवन का प्रधान पक्ष बन गया, जबकि लौकिक द्वितीयक पक्ष बन गया। उल्टा हुआ है। पूर्व वैदिक काल के विपरीत उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों में आर्थिक एवं राजनीतिक महत्व बढ़ गया, पहले नहीं थे। अब यज्ञ, कर्मकांड, साम्राज्य विस्तार, अधिक आर्थिक सुविधाएं प्राप्त करने जैसे उद्देश्य से किए जाने लगे। पूर्व वैदिक काल में भी यज्ञ, कर्मकांड भौतिक सुखों से प्रेरित था, किंतु वह उत्तर वैदिक काल की तरह भौतिक सुख जैसे राजनीतिक और आर्थिक के लिए ना होकर परिवार के और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए थे कि भाई थोड़ा दे दो भगवान प्लीज। अब तो क्या है,
उत्तर वैदिक काल में सब कुछ मांगने लगे, राजनीतिक आर्थिक सुख दो। पूर्व वैदिक काल में मनुष्य के द्वारा अधिक गायों की प्राप्ति, अधिक पुत्रों की प्राप्ति, दीर्घायु होने की इच्छा के लिए प्रार्थना की जाती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये सब धारणाएं परिवर्तित हो गई। अब उन्हें क्या चाहिए? राज, साम्राज्य। अब उपासना पद्धति में थोड़े थोड़े परिवर्तन आने लगे। पूर्व वैदिक काल में यज्ञ अत्यंत सरल, सामान्य और छोटे होते थे, जो कि बहुत जरूरी थे। यज्ञ संपन्न कराने के लिए किसी विशेष व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती थी पूर्व वैदिक काल में, और अधिकतर यज्ञ परिवार के मुखिया के द्वारा स्वयं ही कर लिए जाते थे। किंतु उत्तर वैदिक काल में बड़े एवं अत्यधिक खर्चीले यज्ञ होने लगे। इन यज्ञों को समाज के एक वर्ग विशेष अर्थात ब्राह्मण के द्वारा ही संपन्न किया जाने लगा। यहीं गड़बड़ शुरू हो गई। ब्राह्मण वर्ग द्वारा यज्ञ कराने के प्रतिफल में गाय, घोड़ा, सोना, अनाज और दासी इत्यादियों की भेंट की इच्छा की जाती थी। पहले क्या था? पूर्व वैदिक काल में सिर्फ दिए जाते थे कि इनमें से हम आपको कुछ भी दे देंगे खुशी खुशी। अब क्या? मांगने लगे। बस यहीं गड़बड़ शुरू हुई। उदाहरण के लिए राजस्व यज्ञ करवाने की लगभग 2 लाख गायों के ब्राह्मणों को दान देने की अपेक्षा की जाती थी। समाज के क्षत्रिय वर्ग द्वारा अधिकतम आर्थिक हित प्राप्त करने के उद्देश्यों से यज्ञ करवाए जाते थे। पूर्व वैदिक काल में प्रार्थनाएं एवं स्तुतियों के बजाय उत्तर वैदिक काल में याज्ञिक कर्मकांडों की प्रधानता होगी। यानी पूर्व वैदिक काल में प्रार्थना स्तुति होती थी सामान्य सी। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड यज्ञ बढ़ गए, बड़े बड़े यज्ञ खर्चीले, यानी कि दिखावा ज्यादा होने लगा, काम कम। पूर्व वैदिक काल में सामूहिक यज्ञ जैसी संकल्पना नहीं थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े सामूहिक यज्ञों को संपन्न कराया जाने लगा। राजा द्वारा अश्वमेध, राजसूय यज्ञ कराए जाने लगे और यज्ञों में बलि प्रथा का प्रचलन भी आरंभ हो गया। इससे पहले नहीं था। इसके अलावा पूर्व वैदिक काल में प्रार्थना के दौरान शब्दों के उच्चारण की शुद्धता पर अधिक बल नहीं दिया जाता था कि हाँ ठीक है, ईश्वर से आपने कर ली, उच्चारण जैसा ठीक है। जबकि उत्तर वैदिक काल में उच्चारण की शुद्धता पर अधिक बल दिया जाने लगा। माना यह जाने लगा कि यज्ञ के दौरान अगर मंत्रों का गलत उच्चारण हो गया तो इसके नकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं अथवा देवता क्रोधित हो सकते हैं। साथ ही शब्दों अथवा मंत्रों के विशिष्ट महत्व को भी स्वीकार किया जाने लगा कि यदि सही तरीके से मंत्र का उच्चारण नहीं किया गया तो तुरंत प्रभाव से वांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। मतलब सही तरीके से उच्चारण किया गया तो वांछित फल मिलेगा, और सही तरीके से उच्चारण नहीं किया गया तो फिर देवता क्रुद्ध या नाराज हो सकते हैं। और यहीं से समाज में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ने लगा, क्योंकि यज्ञ तो सारे ब्राह्मण करवा रहे थे, मतलब करते थे, और करवाते कौन था? क्षत्रिय वर्ग। पूर्व वैदिक काल के विपरीत उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की अनिवार्यता की अवधारणा का भी विकास हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करना अनिवार्य हो गया। ऐसा इसलिए बनाया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा दान प्राप्त हो सके। हालांकि शूद्र वर्ग के लिए यज्ञ एक प्रकार से प्रतिबंधित थे, यानी कि द्विज में वो शामिल नहीं थे और उनको यज्ञ करने की, यज्ञ में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। किंतु इसके बावजूद शूद्रों को, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना आवश्यक होता था। वही मैं कह रहा, पिछले वीडियो में क्या कहा था कि पूर्व वैदिक काल तक सब कुछ ठीक चल रहा था और उत्तर वैदिक काल में सब कुछ गड़बड़ होने लगा था। सामाजिक रूप से समतामूलक समाज खत्म होने लगा था। यानी कि हम वेदों को इसके लिए नहीं कोसेंगे, वेदों के जो 10वां सूक्त जोड़ा गया वहां से ये स्थिति खराब होना शुरू हुई है सामाजिक। अब देवताओं की स्थिति में परिवर्तन हो गया। पूर्व वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र थे, फिर अग्नि थे, फिर वरुण थे। जबकि ये क्रम आता है तो पूर्व वैदिक काल के प्रमुख देवता पहले इंद्र, दूसरे अग्नि, तीसरे वरुण थे। ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में इन तीनों देवताओं का स्थान ले लिया प्रजापति, विष्णु और रुद्र ने। तो पहले उत्तर वैदिक काल में पहले देवता हो गए प्रजापति, दूसरे हो गए विष्णु और तीसरे हो गए रुद्र। प्रजापति, विष्णु और रुद्र। कालांतर में इन्हीं देवताओं का संदर्भ, यानी प्रजापति हो गए ब्रह्मा, विष्णु तो विष्णु ही रहे, और रुद्र का महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश से किया जाता है। याद रखने की ट्रिक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा हो गए प्रजापति कहा जाता है, विष्णु तो विष्णु, महेश को रुद्र, रुद्र भी आपको पता ही है शंकर जी। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में देवताओं की स्थिति में व्यापक परिवर्तन आ गया। इसके अलावा देवताओं के कार्यों एवं भूमिका में भी परिवर्तन आ गया। उत्तर वैदिक काल में इंद्र को सांपों का देवता, राक्षसों का देवता तथा घर लूटने वाले देवता के रूप में संबोधित किया जाने लगा। पूर्व वैदिक काल में वरुण नैतिक नियमों के संरक्षक के रूप में स्थापित थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में वरुण जल के देवता के रूप में स्थापित हो गए। जलदेव वरुण देव हो गए। उससे पहले क्या थे? पूर्व वैदिक काल में वो नैतिक नियमों के संरक्षक थे।
अश्विन स्वास्थ्य के देवता की बजाय अब क्या बन गए? कृषि के देवता। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। इन्हें चूहा अंता अर्थात चूहों को मारने वाले देवता के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। सविता को नए घर के निर्माण, पूषण को शूद्रों का देवता तथा बच्चे का जन्म कराने वाले देवता के रूप में संदर्भित किया गया। किसको? पूषण को। याद रखना, पूषण को शूद्रों का देवता पूषण माना गया, या बच्चे का जन्म कराने वाले देवता पूषण, और सविता को नए घर के निर्माण कराने वाला देवता। इसके साथ ही उत्तर वैदिक काल में कुछ सहायक देवताओं की संकल्पना का भी विकास हुआ, जिसमें यम, यज्ञ, कुबेर, अश्वनी, गंधर्व इत्यादि प्रमुख हैं। इसके अलावा वर्ण आधारित देवताओं की भी संकल्पना का विकास हुआ। उदाहरण के लिए बृहस्पति को ब्राह्मणों का, जबकि पूषण को शूद्रों के देवता के रूप में अंकित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, जबकि पूर्व वैदिक काल में इस प्रकार की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। अब बात करते हैं कुछ नए सिद्धांतों का उदय होता है उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल के विपरीत उत्तर वैदिक काल में कुछ नवीन सिद्धांत, जैसे ब्रह्मलोक की संकल्पना, नरक शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ, पुनर्जन्म की संकल्पना पहली बार जन्म लेती है उत्तर वैदिक काल में, और मोक्ष की भी संकल्पना उत्तर वैदिक काल में। उपनिषदों के माध्यम से आत्मा परमात्मा के रूप में अद्वैतवादी दर्शन की आधारशिला का भी विकास इस समय होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तर वैदिक कालीन जीवन में परलोक का महत्व बढ़ने लगा था, और इस प्रकार की विशेषता पूर्व वैदिक काल में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। अब बात करें प्रतिक्रियावादी तत्वों के बारे में, तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की बढ़ती जटिलता, ब्राह्मणवाद के मानवीय जीवन में अधिक हस्तक्षेप के कारण उत्तर वैदिक काल में सीमित स्तर पर कुछ प्रतिक्रियावादी तत्व भी मुखरित हुए, यानी कि विरोध की, ये सब क्या गलत कर रहे हो, वो लोग भी यहाँ पर, कोई भाई किसी को दबाओगे तो कोई लोग तो उठेंगे ना उसके खिलाफ, तो वही लोग मुखरित हुए। वस्तुतः उत्तर वैदिक समाज में वैश्य वर्ग द्वारा ही मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन एवं व्यापारिक गतिविधियों का संपादन किया जाता था। वैश्य वर्ग ही प्रमुख टैक्स भी देगा, भाई जो सारी गतिविधियां करेगा वही टैक्स देगा। धार्मिक कर्मकांडों एवं यज्ञों की बढ़ती जटिलता तथा ब्राह्मणवाद के बढ़ते महत्व का सर्वाधिक गहरा प्रभाव भी इसी वर्ग पर पड़ा, क्योंकि यज्ञों में पशुओं की बलि दिए जाने लगी, जिससे कृषि एवं परिवहन हेतु पशुओं की संख्या क्या हो गई? कम। बलि प्रथा से क्या हो गया? कृषि के लिए जो पशु चाहिए, भाई ट्रैक्टर तो तब थे नहीं, तो उनकी पशुओं की संख्या क्या हो गई? कम। इसके अलावा तत्कालीन समाज में नए धार्मिक नियमों के रूप में समुद्र पर यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया गया। कब? उत्तर वैदिक काल में। हालांकि वैदिक काल में समुद्री व्यापार अथवा यात्रा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु इससे व्यापारिक वर्ग अवश्य प्रभावित हुआ होगा, क्योंकि अब बाहर व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। समुद्र पार यात्रा पर प्रतिबंध के इस नियम का एक प्रभाव यह भी हो सकता है कि उत्तर वैदिक काल में व्यापक परिवर्तन आने के बावजूद विदेशी व्यापार का कोई उदाहरण इसीलिए नहीं मिला है। इसके अलावा बाहर भोजनालय आदि में खाने को भी धार्मिक आधार पर वर्जित कर दिया गया कि बाहर आप नहीं खा सकते। इससे भी व्यापारी वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा, क्योंकि उन्हें अवश्य ही व्यापारिक उद्देश्यों के लिए कुछ दिनों के लिए अपने घर से दूर जाना पड़ता होगा, लेकिन कहा बाहर का खा ही नहीं सकते। इन धार्मिक नियमों का उल्लंघन करने पर न केवल उस व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, अपितु उसे कड़ा दंड भी दिया जाता था। इसके अलावा निरंतर बढ़ते खर्चीले यज्ञों एवं ब्राह्मण वर्ग के बढ़ते महत्व से क्षत्रिय वर्ग भी कुछ मात्रा में असंतुष्ट होने लगा, किंतु असंतुष्टि का यह स्तर सबसे ज़्यादा वैश्य वर्ग में था। यही कारण है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब बौद्ध एवं जैन धर्मों का जब विकास हुआ, तो सबसे ज़्यादा जो टैक्स भरा सबसे ज़्यादा वो कौन था? वैश्य वर्ग। सबसे ज़्यादा प्रतिबंध वैश्य वर्ग के, बाहर आप जा नहीं सकते व्यापार, तो वही सब बौद्ध एवं जैन धर्म को अपनाने वाले वर्ग पहले नंबर पर बना, वैश्य वर्ग। अब बात करें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर की, तो वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि सिंधु सभ्यता नगरीय थी। वैदिक आर्य सोना, चांदी, ताम्र और लोहे से परिचित थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग पाषाण यानी पत्थर और कांसे से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। वैदिक आर्य बहुदेववाद के समर्थक थे, यज्ञ करते थे, लिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यानी कि आर्य लोग लिंग पूजा और मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग लिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा करते थे। ऋग्वैदिक आर्यों का पालतू पशु घोड़ा था, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे। कुछ जगह पर अवशेष मिले हैं, लेकिन अब ऐसे मतलब इतना व्यापक स्तर पर उपयोग नहीं होता था सिंधु सभ्यता में। ऋग्वैदिक काल के पालतू पशु गाय के बाद दूसरे नंबर पर घोड़ा ही था।
वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों की एक लिपि थी, वो लिखना जानते थे सिंधु सभ्यता के लोग। वैदिक आर्यों का परिवार पितृसत्तात्मक होता था, जबकि सिंधु सभ्यता का परिवार मात्र सत्तात्मक होता था। गुड लक, रिलैक्स एंड डू योर बेस्ट। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आपका खत्म होता है उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल ये खत्म होगा। आगे का वीडियो हम जल्द लाएंगे महाजनपद काल के बारे में। उससे पहले ये आप इस चैनल को अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर कर दीजिए कि हाँ, ठीक ठाक पढ़ा देता है, मतलब ऐसे करके बोल देना, तो थोड़ा हमारा भी सपोर्ट हो जाएगा और हम और भी वीडियो लाते रहेंगे। और इनकी जो याद करने, ये तो मैंने बता दी, इनकी जो याद करने की ट्रिक्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, उनकी मैं ट्रिक के माध्यम से वीडियो भी जल्द ही लाने लगूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।